नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूं एक नई कहानी जमूरा लेकर। ये कहानी मैंने 19 जनवरी 2023 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूं कहानी जमूरा। वह दिन भी आम दिनों जैसा ही था जब सूरज पूर्व से अंगड़ाई लेते हुए ऊपर उठा था। दूध वाले ने बीवी जी दूध कहकर आवाज लगाई थी एवं अखबार वाला नियत समय पर अखबार डाल गया था। रोज की तरह साक्षी ने चाय का उद्घोष कर चाय एवं अखबार पलंग के समीप पड़े स्टूल पर रख दी थी एवं अन्य दिनों की ही तरह मुझे इस बात पर चिड़चिड़ मची थी कि ये साक्षी रजाई में आनंद लेने का स्कोप ही नहीं देती। खैर, मैं उठा, पलंग पर बैठे चाय का सिप लिया, सरसरी निगाह से अखबार देखा एवं इसे पुनः स्टूल पर रख दिया। कोई नई बात हो तो आंख गड़ा कर पढ़े। वही रोजमर्रा की खबरें, दुर्घटना, बलात्कार, सड़क के गड्ढे एवं राजनेताओं के धर्म के नाम पर भड़काऊ बयान। एक मंदिरों की राजनीति कर रहा है तो दूसरा मुसलमानों की दाढ़ी सहला रहा है। जो सत्ता में आएगा सिस्टम को जमकर लूटेगा, विकास की ऐसी तैसी। नहा धोकर मैंने नाश्ता किया। तब तक दोनों बच्चे स्कूल एवं साक्षी स्नान घर में चली गई थी। मैं तो सदैव नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान पूजा कर ही नाश्ता करता हूं। साक्षी रसोई की खटपट पूरी कर स्नान करने जाती है। मुझे समझ नहीं आता वह नित्य ठंडा नाश्ता क्यों करती है। एक बार मैंने झिड़का भी तो तुनक पड़ी, रसोई तुम्हारी मां बनाएगी क्या? उसके तेवर इतने तीखे थे कि मैं अपना समूह लेकर रह गया। मैं प्रत्युत्तर देता तो वह जुबान 2.5 गज और बढ़ा देती। मैंने मन ही मन उसे दुष्ट कहा, नाश्ता पूरा किया एवं कमरे में चला आया। अब मुझे बैंक पहुंचने की जल्दी थी। मैंने कपड़े बदले, तब तक साक्षी बाथरूम से आ गई थी। ओह, वह आज भी कितनी कमसिन है। चंपे के फूल जैसा गोरा रंग, सुंदर नक्श एवं अब तो भीगे बालों में उसका रूप दमक रहा था। लठें गालों पर यूं चिपकी थीं मानो नाग मलय वृक्ष से लिपटे हों। काली पलकें, रसीले होठ, गीले गदराए स्तन एवं ताजा प्रसादनहीन चेहरा उसके रूप में 4 चांद लगा रहा था। भीगी हुई औरतें कितनी सुंदर लगती हैं। मैं फिसला एवं उसकी ओर चुंबन की नीयत से बढ़ा तो बोली, शादी किए 10 वर्ष हुए पर तेवर अब भी मजनुआ जैसे हैं। आज आपके पास तिजोरी की दूसरी चाबी है, जल्दी पहुंचो नहीं तो जनता चिल्लाएगी। 2 दिन मैनेजर अवकाश पर क्या गया, अंधेर मच गई। अब मैं स्कूटी पर उड़ रहा था। हवा में खुनकी थी, लेकिन तनाव की गर्मी में मौसम का एहसास लुप्त हो चुका था। पूरे रास्ते धुंध थी, पर मैं समय पर पहुंच गया। हेड कैशियर तिवारी जी स्ट्रांग रूम के बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे। बैंक में स्ट्रांग रूम के भीतर समस्त कैश रखा जाता है। रूम के बाहर पहले मुख्य द्वार जो आधा फुट मोटे स्टील का बना होता है, फिर ग्रिल गेट एवं इसके अंदर आने पर मुख्य तिजोरी रखी होती है। ये सभी 2 चाबियों से खुलते हैं, जिनमें एक मेरे पास थी। केश खुलवाकर मैं बाहर आया एवं मैनेजर की कुर्सी पर बैठ गया। अब मुझे ठंड का एहसास हुआ। मैंने दोनों हथेलियों को एक दूसरे से रगड़ा तो राहत मिली। ओह, मैनेजर की कुर्सी पर बैठने का कैसा स्वर्गिक सुख है। यकायक लगा बाहर खड़े ग्राहक एवं स्टाफ मुझे आज अन्य नजरों से देख रहे हैं। इस नजर में आदर भाव के साथ ईर्ष्या भाव भी घुला था। 2 दिन मैनेजर क्या गए सिक्के चला दिए, अब इसकी हैंकड़ी भी झेलनी पड़ेगी। ज्यादा बताई तो 2 दिन बाद लोई उतार देंगे। पता नहीं वे सब ऐसा सोच रहे थे या नहीं, पर मेरे जहन में ऐसे ही विचारों की खिचड़ी खतबत कर रही थी। ईमानदारी से सोचें तो अधिकांश दुख हमारे स्वयं की असुरक्षा, भय एवं अपराध बोध के दुश्चिंतन हैं।
नित्य डाक मैनेजर खोलता था। आज मेरे पास आई तो मैंने सबसे पहले हेड ऑफिस का बड़ा लिफाफा खोला। इसमें कुछ परिपत्र में एक और छोटा बंद लिफाफा था। ओह, इसमें क्या है? अवश्य मैनेजर के स्थानांतरण आदेश होंगे। उसे इस शाखा में रहते 4 वर्ष होने को आए। इसका मतलब नया मैनेजर आने तक कुछ समय अपनी मैनेजरी पक्की। ऐसा सोचते ही मेरे भीतर हर्ष की लहर दौड़ गई। अब तिवारी, शर्मा, चौधरी मुझे अवकाश हेतु आवेदन देंगे। मेरी मर्जी, अवकाश स्वीकृत करूं न करूं, कम से कम बिना जवाब दिए पूरे दिन टेबल पर रखूंगा। स्वीकृति अस्वीकृति के असमंजस में वे कैसे कुलबुलाएंगे। वेतन अग्रिम देने के पहले तो घर तक के कार्य करवा लूंगा, तब उन्हें पता चलेगा वरिष्ठों की क्या वक़्त है एवं उन्हें नित्य आदर देना चाहिए। उन्हें क्या पता 100 टांकी खाकर एक महादेव बनते हैं। आनन फानन मैंने लिफाफा खोला। पढ़ते ही तोते उड़ गए। यह स्थानांतरण आदेश ही था, मैनेजर का नहीं, खुद मेरा। लगा जैसे किसी दानव ने मेरे मंसूबे के गुब्बारे पर पिन मार दी हो। चेहरा लटक गया। मेरा ट्रांसफर जोधपुर से 300 किलोमीटर दूर कुराबड़ बतौर मैनेजर कर दिया गया था। मैं मेरे मूल वतन से दूर जाने को बिल्कुल इच्छुक नहीं था, पर सरकार है, धनी रोकुण धनी, नौकर को चाहे जहां भेजे। सरकार को दर्द थोड़े होता है, दर्द तो आदमी को होता है। मुझे तो यह तक पता नहीं था यह कस्बा है या गांव। बाद में पूछताछ से पता चला कि यह उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर एक ग्राम पंचायत है एवं चूंकि यहां मक्की तिलहन का बड़ा बाजार है, अतः कस्बे जैसा लगता है। 2 दिन बाद शुक्रवार शाम में जोधपुर से कार्यभार मुक्त हुआ एवं अगले सोमवार सुबह कुराबड़ जाने के लिए उदयपुर के एक प्राइवेट बस स्टैंड पर खड़ा था। यहीं से मेरे गंतव्य की बस जाती थी। इस रास्ते मात्र एक सरकारी बस दोपहर को चलती थी जो मेरे काम की नहीं थी। मैंने बस देखी तो एक बार की लगा जैसे किसी अजायब घर का एंटीक पीस हो। यह एक 30 साल पुराना मॉडल था जिसे किसी कुरावड़ वासी ने कुछ हेर फेर कर गांव आने जाने के लिए लगा दी थी। बस के आगे एक मुची हुई लोहे की प्लेट लगी थी जिसके ऊपर स्पष्ट बस नंबर एवं नीचे 56 छुरी लिखा था। इस नाम को पढ़ते ही मुझे साक्षी की याद आई, जिसे प्रेम के मादक क्षणों में एक बार मैंने इसी संबोधन से खुश करने का प्रयास किया था। मुझे सुनकर हिंदी में पीएचडी साक्षी ने पहले तो मुंह बिगाड़ा, फिर बोली, वाणिज्य के विद्यार्थियों में बिल्कुल अकल नहीं होती। अरे कम से कम उपमा तो ढंग की देते। सुंदर, जानलेवा, हसीन कुछ भी कह देते। मैं सकपका गया। तब मैंने यह कहकर बात समेटी कि चांद को कोई भी उपमा कम पड़ती है। इस बार तीर निशाने पर लगा। अनियंत्रित वो मेरी बाहों से लिपट गई। ओह, मैं भी कहां खड़े क्या सोचने लग गया। मैंने बस को चारों ओर घूमकर गौर से देखा तो लगा उसका एंटीक स्वभाव हर साइड में समान था। जैसे एक बूढ़ी का अंग अंग बूढ़ा होता है, यही दशा बस की थी। चारों टायर पुराने थे एवं इन्हें मजबूत बनाने के लिए इन पर मोटे रबड़ का पट्टा चढ़ा था। इसी से झूलते हुए एक छोटा टुकड़ा बाहर लटका था। गाड़ी की लोह त्वचा के कई पतरे ऐसे उभरे थे कि अगर आप ध्यान न दें तो वे आपके कपड़े खींचकर पूछ सकते थे, आप कौन, कहां से आए। बॉडी पर पेंट था या नहीं अथवा कब हुआ का आकलन बैंक चेन के हुए बॉडी पर पेंट था या नहीं अथवा कब हुआ का आकलन बैंक चेन के लिए हुए आईक्यू टेस्ट से भी कठिन था। बॉडी की पूरी छत पर एक काला लोहे का स्टैंड था जिस पर पीछे लगी एक सीढ़ी से खलासी बोरियां चढ़ा रहा था। इनमें कुछ में मौसमी फल, कुछ में ताजा गुड़ था, जिनमें चिपकी मक्खियां बेटिकट साथ चढ़ रही थीं। बस के बाईं तरफ एक गुब्बारे नुमा भोंपू लगा था। इसी से एक काली चोटी लटकी थी। इसी के नीचे आयरन बॉडी पर लिखा था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला।
मैंने पढ़ा एवं पढ़ते ही किसी फिल्मी गीत की ये पंक्तियां बरबस याद हो आई। सुभान अल्लाह, हंसी चेहरा ये मस्तानी अदाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से हाय। मैं बस के अंदर आया एवं ड्राइवर की सीट के पिछले मैं बस के अंदर आया एवं ड्राइवर की सीट के पीछे पहली सीट पर बैठ गया। मेरे दाएं दो और यात्री पहले से बैठे थे। कोने में बैठा आदमी मुझसे डबल एवं तौंदिल भी था। ड्राइवर का नाम भंवर सिंह था। जैसा कि कुछ व्यापारी उसे पूरे नाम से, तो कुछ भंवर जी, तो कुछ बन्ना कहकर रास्ते की डाक दे रहे थे। यह व्यापार उसके लिए चांदी था। ये शुल्क सीधे उसके खींचे में जाता था। यकायक भंवर सिंह मुड़ा, मेरी ओर ऐसे देखा मानो पूछ रहा हो, नए हो? उसका मुंह चेचक के दागों से भरा था। मूछें ऐसी जैसे कोई डाकू हो। मटिया पॉलिश नुमा कपड़े गंदे चीकट से भरे थे। उसके मेरी ओर मुड़ते ही दारू की एक गंदी दुर्गंध मेरी नाक में चढ़ गई। अवश्य रात को जमकर पी होगी। उसे हिलते देख मैं कांप गया। मैं मन ही मन बुदबुदाया, ठिकाने तो पहुंचा देगा। बोनेट के आगे की दशा और भयानक थी। वहां अनेक देवताओं के चित्र के साथ क्रॉस लगी जीसस की तस्वीर भी थी। एक अन्य तस्वीर पर 786 अंक के नीचे उर्दू में कुछ लिखा था। गुरु गोविंद सिंह की भी एक तस्वीर अन्य तस्वीरों की तरह धूल से अटी अलग से रखी थी। मुझे समझ नहीं आया ये कुरावड़ यात्रा है अथवा कोई सांप्रदायिक सद्भाव यात्रा। बोनेट एवं सभी सीटें धूल से सटी थी। लोग बैठेंगे तो सतह साफ हो जाएगी। थोड़ी देर में बस पूरी भर गई। खलासी अब कंडक्टर बनकर पैसे वसूल रहा था। बस डीजल की थी, अतः चलने से पूर्व इसका गर्म होना आवश्यक था। भंवर सिंह ने बस की चाबी लगाई तो टेप चल पड़ा। जीजा जो बनिया जलेबी भरी रस की, थारे साथ चलूंगी मारे जचगी। इसी गाने के क्रम में दूसरा गाना, इंजन की सीटी में मारो मन डोले, बजा तो जाने क्यों मेरे सामने बैठी एक ग्रामीण युवती लजा गई। मेरी ओर देखकर उसने ऊपर के दांतों से नीचे का होंठ काटा तो मैं झेप गया। मैंने मुंह ड्राइवर की ओर कर लिया। इस स्टेशन पर चढ़ने वालों में कुछ संभ्रांत लोग भी नजर आ रहे थे। ये 3-4 अध्यापिकाएं थीं जो उदयपुर से नित्य अप डाउन करती होंगी। एक डॉक्टर भी था। जैसा कि एक अध्यापिका उसे डॉक्टर साहब कहकर समीप बैठने का अनुरोध कर रही थी। यह भी शाम तक गांव से भाग जाता होगा। सरकार तो चाहती है उसके नुमाइंदे गांव में बैठे उनकी सेवा करें, उनकी समस्याएं समझें, उनके संपर्क में आकर गांव संस्कारित हो। पर वहां रहना कौन चाहता है? सभी जगह अंधेर है, कोई अंकुश नहीं। गांव इसीलिए तो वैसे ही रह गए हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद इसीलिए तो गांवों का विकास नहीं होता। इस संभ्रांत वर्ग को छोड़कर बाकी सभी ग्रामीण लोग थे, जिनमें अधिकांश बीड़ी पी रहे थे। पूरी बस में एक अजीब असहनीय गंध फैल चुकी थी। मैं मन ही मन बुदबुदाया, प्रभु जल्दी पहुंचा देना, कुराबड़ आते दम न निकल जाए। इसी बीच पीछे से आवाज आई, भंवरू बस गर्म हो गई है, अब उठा दे। उसके कहते ही कोई और बोल उठा, पुरानी लुगाई और पुरानी बस देरी से गर्म हो गए। मैं फिर झेंपा। मैंने चोर आंखों से उसी ग्रामीण युवती की ओर देखा। इस बार वह आह भरकर नीचे के दांतों से ऊपर का होंठ काट रही थी। इस विभत्स दृश्य को देखना संभव नहीं था। मैंने आंखें नीची कर ली। अब सभी देवताओं को मनाकर भंवर सिंह ने पहला गियर डाला तो पीछे खड़े कुछ यात्रियों में आगे वाला अभी अभी चढ़ी एक नस से टकरा गया। वो जोर से चीखी, व्हाट नॉनसेंस। तो धकेलने वाला यात्री अंग्रेजी प्रत्युत्तर न आने से ऐसे चुप हुआ मानो उसने कोई अपराध कर डाला हो। इसी बीच भंवर बन्ना ने दूसरा गियर बदला तो तीसरा गाना बजा, छत पे सोया था बहनोई, मैं थने समझकर सो गई। सामने वाली युवती इस बार पहले तो मुस्कुराई, फिर जाने क्या सोचकर हंस पड़ी। उसे हंसते हुए सबने देखा। मेरा बस चलता तो एक झापड़ मारता। अगले स्टॉप पर स्थिति और भयानक बन गई।
लोग धान के कट्टे, आटे से भरे पीपे तक लेकर चढ़ने लगे। मैं मन महसूस कर रह गया। एक आदमी तो अपनी 3 बकरियां लेकर भीतर घुस आया। बकरियां मैं करती हुई बस में ही मिंगणियां करने लगी। मैंने पेंट संभाली। ओह, ये दृश्य भी देखने लिखे थे। जाने क्या सोचते हुए मैंने आंखें मूंद ली। तभी एक व्यक्ति मेरी गोदी में गिरा। पतला था, अन्यथा अंडे ढीले हो जाते। मैंने उसे घूरा तो वो उठकर यूं देखने लगा मानो कह रहा हो, ऐसा तो यहां रोज होता है। आपके घूरने से मेरे माथे में गोमड़े नहीं उगाएंगे। मेरा बस चलता तो उसका टेंटवा दबा देता। यहां इतने लोग चढ़े कि अफरा तफरी मच गई। बस में जितने लोग लुगाई बैठे थे उससे अधिक मुसाफिर खड़े थे। ऐसी रेलम पेल चिलप पांव मैंने अब तक नहीं देखी। खिड़कियों के शीशे आधे टूटे थे। बस चलते ही बस में मिट्टी भरने लगी। शायद कुछ रास्ता कच्चा था या बूढ़े बीच में बैठकर चिलम पीने लगे। अगले स्टॉप पर तो मेरी आत्मा दहल गई। यहां लोग सीमेंट के कट्टे लेकर चढ़ने लगे। वे कट्टे इस तरह फेंक रहे थे कि मेरी हालत खराब हो गई। क्रीम कलर का शर्ट एवं सफेद पैंट का रंग सलेटी हो गया। एक साफाधारी अध्यापिका के पास आकर ऐसे धंसा कि वह लगभग गोदी में आ गई। खचाखच भरी बस यहां से भी उठी। गत स्टॉप पर एक ग्रामीण एक लोहे का बक्सा लेकर चढ़ा था। धक्कम पेल में वह मेरे समीप आ गया। नशेड़ी ड्राइवर हर छोटी से छोटी जगह पर बस रोक रहा था। हर स्टॉप पर सवारियां अंदर आकर रास्ता बना लेती। एक उतरता 4 चढ़ते। भंवरू निष्प्रभावित बस चला रहा था। यकायक एक भैंस दौड़ती हुई बस के आगे आई तो बन्ना ने झटके से ब्रेक लगाया। इस बार बक्से वाले शख्स मुझ पर गिरे। उठे तो चर्र की आवाज आई। मैंने नीचे देखा। बक्से के कोने ने पैंट की शहादत ले ली थी। घुटनों के पास एक लीरी लटक गई। मैं गुस्सा हुआ तो वो उल्टे मुझ पर चढ़ गया। आपकी वजह से बक्सा मुझ गया। मैं चुप बैठ गया। उसका बस चलता तो मुआवजा लेता। तभी गाड़ी खड़खड़ करती यकायक रुक गई। खलासी चिल्लाया, अगला टायर पंचर हो गया है। यहां सवारियां नीचे उतरी। टायर बदलने में आधा घंटा लगा। बदलते ही सभी पुनः सवार हो गए। इस बार मैं कोने वाली सीट में बैठ गया। टूटी खिड़कियों से सर्दी ही तो अधिक लगेगी। बक्सा वाला तो नहीं गिरेगा। अब कुराबड़ मात्र 10 किलोमीटर पर था। 40 किलोमीटर पार करने में 2 घंटे लग गए। मैं अपने दुर्भाग्य को कोसने लगा। कैसे इस गांव में रहूंगा? कहां शहर में शिक्षित संभ्रांत ग्राहक आते थे, कहां ऐसे लोगों से पाला पड़ेगा। अचानक भौर सिंह ने बस रोकी। हम जोर से चिल्लाया, बस आधा घंटा यही रुकेगी, काली आंधी चढ़ी है। कुछ मिनटों में ही आंधी ने बस को घेर लिया। टूटे शीशों से आंधी ने बस में प्रवेश किया तो आफत मच गई। मैं ऊपर से नीचे तक धूल से सन गया। आंधी ऐसी भयानक थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अंततः बस फिर उठी एवं कुराबड़ आया तो मुझे राहत मिली। पहला स्टॉप बैंक के आगे था। मैं नीचे उतरा, सूटकेस लेकर मुख्य दरवाजे तक आया। 2 कदम चलकर मैंने बाईं दीवार के पास सूटकेस रखा। आगे चौक से होकर दाएं बैंक थी, जहां कोने में कैश काउंटर एवं आगे 2 अन्य काउंटर थे। अंदर मुख्य टेबल के पीछे एक व्यक्ति बैठा था जो अभी तदर्थ प्रभारी होने से ऑफिशिएट कर रहा था। टेबल पर एक लकड़ी की प्लेट रखी थी जिस पर लिखा था, मे आई हेल्प यू। मुझे देखते ही काउंटर बैठा बाबू चिल्लाया, अरे भूत, वहीं खड़ा रहे, बैंक गंदी करेगा। मुझे काटो तो खून नहीं, एक बार चार्ज ले लूं, हरामजादे की चमड़ी उधेड़ दूंगा। अबे उल्लू के पट्टे, बैंक में ऐसे भेष में आते हैं क्या? इस बार प्रभारी ने सुर में सुर मिलाया। गांव वाले क्या हाथ मुंह नहीं धोते? जब देखो मुंह उठाए चले आते हैं। ठेके के मजदूर हो क्या? इस बार दूसरा बाबू बोला। कहते हुए मुंह में आए जर्दे को उसने वहीं पड़ी डस्टबिन में थूका, फिर उसी में पिचकारी मार दी। मेरा क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। इस बार मैंने किसी की परवाह नहीं की। सीधे अंदर आया एवं प्रभारी को स्थानांतरण आदेश थमाया। वो पढ़ता तब तक मैंने जेब से रुमाल निकालकर मुंह साफ किया। पूरा रुमाल काली मिट्टी से भर गया। मैंने मिट्टी डस्टबिन में झटक कर पुनः मुंह साफ किया। प्रभारी ने पहले शायद मुझे किसी बिजनेस मीटिंग में देखा था।
उसने चश्मा आगे कर घूर कर देखा एवं इस बार पहचान लिया। अरे ये तो हमारे नए मैनेजर साहब हैं, कहते वह अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसकी आवाज सुनते ही बाबू, कैशियर सभी चौंके। तभी वहीं खड़े गांव वालों में एक बोला, या कसी आंधी आई, मैनेजर साहब ने जमूरो बना दियो। उसे सुनकर मेरे औसान जाते रहे, आंखें अंगारे बन गई। मैंने हलक से थूक यूं निकला जैसे समुद्र मंथन के समय शिव ने गरल उतारा था। जमूरा शब्द कांटे की तरह मेरे हृदय में धस गया था। धन्यवाद।